कवर्धा में एक पॉइंट लिखेंगे, कामटी नामक जगह है, बताया था। लिखो वहां कवर्धा में कामटी में 8 फीट की नरसिंह भगवान की प्रतिमा है। आठ फीट की नरसिंह भगवान की प्रतिमा है। ठीक है। कवर्धा में कवर्धा में कल बताया था कामटी, कवर्धा में कामटी नामक क्षेत्र है जहां 8 फीट का नरसिंह भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट प्रतिमा है इन इंडिया। पहला पंजाब में है, दूसरा कवर्धा में है। दूसरा यहाँ पीढ़ा घाट है। पीढ़ा घाट, ठीक है। पीढ़ा घाट में याद रखना ग्लास टावर बना है, जिसको वॉच टावर कहते हैं। जो ग्लास ब्रिज में जगदलपुर में बताया हूं आपको, चित्रकूट में बनेगा। टाटा मारी बताया था ना, ग्लास ब्रिज। मैं बोल रहा हूँ ग्लास टावर। तो ये दो यूनिक क्वेश्चन है जो निकल सकते हैं। लिखो इसको, पीढ़ा घाट में, कवर्धा में ही है ये। ठीक है, आइए। कल बताया था कवर्धा का पूरा मैपिंग। इसमें ये आपका बोडला था। बोडला, बोडला से पूरी शिल्पी घाटी वगैरह। तो बोदला में ही एक है पचराही, ध्यान से सुनना पहले, पचराही। दूसरा है बकेला, वहीं ऐड करना है दोनों को, है ना। तो तहसील है बोडला, स्पॉट का नाम है पचराही। ये फणी नागवंशियों का गढ़ था। लिखो इसको फटाफट, फणी नागवंशियों का गढ़ था बेटा ये। फणी नागवंशी डायनेस्टी, फणी नागवंशियों का गढ़ था, जिसका प्राचीन नाम कंकालीन पचराही है। पॉइंट कर करके फणी नागवंशी बताया हूं। फणी नागवंशी, कवर्धा के फणी नागवंश, फणी नागवंशियों का गढ़ था। इसका ओल्ड नेम, एंशियंट नेम कंकालीन पचराही। कंकालीन पचराही, देखो ध्यान से। पचराही को मैं बोल रहा हूं, पचराही को। फणी नागवंशी का जब शासन चला, फणी नागवंशियों का, तो फणी नागवंशियों में पचराही को गढ़ बनाया था। जब गढ़ बनाया होगा तो यहाँ पर बहुत सारे रत्न आभूषण रहे होंगे, मतलब उनकी सारी संपत्तियां यहाँ रही होंगी। इसीलिए पचराही को जब खोदा गया तो यहाँ से बहुत सारे सोने चांदी आभूषण, बहुत सारे आपका फणी नागवंश से संबंधित बहुत सारे हमको धरोहर प्राप्त हुए। इसीलिए याद रखना बेटा, इसको छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट। तो पचराही एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से खुदाई के दौरान सोना चांदी आभूषण प्राप्त हुए। इसका प्राचीन नाम कंकालीन पचराही था। कंकालीन पचराही, इसका प्राचीन नाम कंकालीन पचराही। याद रखना, इसीलिए यहाँ कंकालीन माता का मंदिर है।
कंकालीन माता का मंदिर कहाँ है? पचराही। कंकालीन पचराही पुरातात्विक स्थल। तो यहाँ से जो भी सामान निकलता वो रायपुर जाता म्यूजियम में रखने के लिए। भाई वहां जो संग्रहालय है, वहां जो म्यूजियम है रायपुर में, वहां जाएगा तो बीच में ही आधा सामान पार हो जा रहा है। इसीलिए पचराही में सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पचराही में म्यूजियम, संग्रहालय का निर्माण किया गया कि जो यहाँ की धरोहर है वो यही पर क्या रहे, संग्रहालय में सेफ रहे। तो पहला पॉइंट, पचराही को लिखो, प्राचीन नाम कंकालीन पचराही, फणी नागवंशियों का ये गढ़ था। यह छत्तीसगढ़ में एक पुरातात्विक स्थल है। छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थल है। ठीक, छत्तीसगढ़ में एक पुरातात्विक स्थल है। पचराही में म्यूजियम है, संग्रहालय है, पुरातात्विक संग्रहालय पचराही। इसके बाद बकेला। बकेला छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से जुड़ेगा, लिखो। जैन धर्म से जुड़ेगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पारसनाथ। इसी बकेला से पारसनाथ की प्रतिमा मिली है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की प्रतिमा बकेला से मिली है। पारसनाथ की प्रतिमा बकेला से प्राप्त हुई है। ठीक है, पारसनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसी प्रतिमा को अगर आपको देखना है तो आप पंडरिया में जैन मंदिर है, पंडरिया ऊपर बताया हूं, पौड़ी से आपका स्टेट हाईवे 5 में पंडरिया, सॉरी 130A में पंडरिया। तो पंडरिया में जैन मंदिर में रखा गया है, लिख लो नोट करके। पंडरिया के जैन मंदिर में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ओके, लिखोगे अगला पॉइंट पंडरिया, हेडिंग डाल के, पंडरिया। अगला हेडिंग पंडरिया। पंडरिया में पहाड़ों वाली माता का मंदिर है। पहाड़ों वाली माता का मंदिर है पंडरिया में, पहाड़ों वाली माता का मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको बनवाने वाला शिवराज दास, निर्माणकर्ता शिवराज दास। इसका निर्माण शिवराज दास ने करवाया था। और यही पंडरिया में ब्रह्म गुफा है, ब्रह्म गुफा है पंडरिया में, क्या है, ब्रह्म गुफा। ओके, हो गया। तो देखो, पौड़ी, पौड़ी के बाद पांडातराई, पांडातराई होते हुए पंडरिया। तो पंडरिया में मैं पहला पॉइंट बोला, पंडरिया में जैन मंदिर है। जो बकेला से जो आपका जैन तीर्थंकर पारसनाथ की प्रतिमा मिली है वो पंडरिया में रखा गया है। फिर मैं बोला पंडरिया में पहाड़ों वाली माता का मंदिर है। पहाड़ों वाली माता का मंदिर है पंडरिया में, जिसको बनवाने वाला शिवराज दास। निर्माणकर्ता किसके द्वारा किया गया था? तो शिवराज दास। ब्रह्म गुफा है पंडरिया में। हरिन छपरा, हरिन छपरा अगला पॉइंट। हरिन छपरा कवर्धा का इंडस्ट्रियल एरिया है। कवर्धा जिले का औद्योगिक क्षेत्र क्या कहलाता है? हरिन छपरा। हरिन छपरा कवर्धा जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। ओके, अब कॉपी बंद, पूरा फोकस बोर्ड में। हरिन छपरा कवर्धा जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक, ध्यान से देखोगे। ये आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव इधर महाराष्ट्र बॉर्डर है, महाराष्ट्र बॉर्डर लगा हुआ है, ये पूरा महाराष्ट्र लगा हुआ है। तो जैसे महाराष्ट्र से राजनांदगांव इंटर करें मतलब छत्तीसगढ़ जिला शुरू, ऊपर में मध्य प्रदेश कवर्धा बताया हूं, कवर्धा के जस्ट नीचे में राजनांदगांव।
राजनांदगांव के ऊपर में खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, तो उसको देखेंगे अपन। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, नीचे मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। पर अभी इंपॉर्टेंट है राजनांदगांव, क्योंकि राजनांदगांव से ही खैरागढ़ निकला और राजनांदगांव से ही क्या निकला आपका, मोहिला, मानपुर। तो ध्यान से देखिएगा हर एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे आपका छत्तीसगढ़ में 3 सड़क, ये माइंड में तो छपने चाहिए। अगर मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के ऊपर सरगुजा, बीच वाला हिस्सा बिलासपुर, ये दुर्ग, रायपुर और नीचे बस्तर। तो सरगुजा में 43 नंबर की सड़क दौड़ेगी, NH43, बैकबोन ऑफ सरगुजा डिवीजन। सरगुजा संभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, कौन सा, तो नेशनल हाईवे 43। इधर 53 नंबर की सड़क NH53, दुर्ग, रायपुर, और नीचे बस्तर में 63 नंबर की सड़क NH63, 43, 53, 63। दुर्ग और रायपुर का बैकबोन है 63, जबकि बस्तर का बैकबोन क्या है, सॉरी 53, बस्तर का बैकबोन क्या है, तो आपका 63। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ये नागपुर लगा हुआ है। इन नागपुर साइड से 53 नंबर की सड़क आ रही है, नेशनल हाईवे 53। जैसे 53 में नागपुर से, मतलब महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ इंटर करे, तो राजनांदगांव जिला शुरू हो रहा है। सबसे पहले बाघ नदी, क्या बोला, बाघ नदी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जो सीमा बना रही है बाघ नदी, बाघ नदी क्रॉस किए, बाघ नदी, बाघ नदी क्रॉस किए, मतलब छत्तीसगढ़ शुरू, छत्तीसगढ़ शुरू होगा। तो नागपुर से भागोगे तो पकड़ोगे चिचोला टोल नाका, चिचोला, क्या बोला, चिचोला टोल नाका, तो इसका नाम ही है चिचोला। चिचोला से भागे तो पकड़े हैं टप्पा, क्या है, टप्पा, ये चिचोला है, ये टप्पा है, ओके। भारी दुखी टाइप बैठे हो, जाओ मुंह धो, क्या ना जाओ बाहर, जाओ जाओ जाओ, मुंह धो, क्या ना जाओ। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं किसी को ऐसा बोल रहा हूं तो उसको बुरा मत लेना, है ना। मन नहीं है तो जाओ, दौड़ो फ्रेश हो के आओ, बस मेरे कहने का यही मतलब होता है, बस मेरा बोलने का तरीका अलग हो जाता है। अगर यहाँ फोकस नहीं कर पा रहे हो तो जाओ 2 मिनट घूम के आओ, क्या दिक्कत है। चिचोला टोल नाका, ओके। फिर क्या बोला, टप्पा, टप्पा, टप्पा से भागे तो पकड़े हेडक्वार्टर राजनांदगांव, क्या बोला, राजनांदगांव। ये राजनांदगांव है, ये टप्पा है, ये चिचोला है, जबकि ये है इंदवानी, इंदवानी, ये इंदवानी है, ये टेडेसरा है, क्या है, टेडेसरा, ये टेडेसरा, ये दुर्ग शुरू हुआ। तो यहां बताया था अंजोरा, क्या बताया था, ओके, अंजोरा, बोरई, ये सब बताया हूं ना। ध्यान से देखो, अरे यार इसको क्या हो गया, रोड को पकड़ते जाओ, चिचोला है, चिचोला, चिचोला के बाद टप्पा, टप्पा के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद इंदवानी, इंदवानी के बाद टेडेसरा, ओके। ये आपका स्टेट हाईवे 5, तो राजनांदगांव से ऊपर खैरागढ़, SH5 में क्या है, खैरागढ़, जबकि राजनांदगांव से नीचे आओगे तो अंबागढ़ चौकी, क्या है, अंबागढ़ चौकी, ये स्टेट हाईवे 5 है। स्टेट हाईवे 5 में नीचे उतर रहे हो, राजनांदगांव से अंबागढ़ जा रहे हो, तो पकड़ोगे डोंगरगांव, डोंगरगढ़ नहीं बोल रहा हूं, डोंगरगांव, डोंगरगांव, ये डोंगरगांव है। जबकि ये राजनांदगांव से नॉर्थ ईस्ट में एक पॉइंट निकाल लेना डोंगरगढ़, क्या है, डोंगरगढ़,
तो डोंगरगढ़ एक तहसील है जो कि राजनांदगांव में। चिचोला टप्पा राजनांदगांव, इंदवानी टेडेसरा। ओके, अभी इतना तो याद करो, पूरा फोकस करना है इतना। देखो अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूं, ज्यादा सर्व कर दूंगा दिक्कत हो जाएगा। जितना है नाम उतना याद करते जाओ फटाफट। याद हो रहा है, बनाइए तो फटाफट। हो गया क्लियर, कॉपी बंद। ठीक है, जब लिखना रहेगा तब लिखेंगे, पूरा फोकस करेंगे बोर्ड पर। ये है राजनांदगांव, राजनांदगांव। ओके, राजनांदगांव इसका प्राचीन नाम नंदग्राम। क्या बोला? नंदग्राम, भगवान कृष्ण के नाम से नंदग्राम। नंदग्राम बाद में बोलचाल में ये नांदगांव हुआ। क्या हुआ? नांदगांव। यहां वैष्णवी बैरागी वंश का शासन था। बैरागी वंश था, वैष्णवी बैरागी वंश था। राजनांदगांव, राजनांदगांव का प्राचीन नाम नंदग्राम। नंदग्राम इसी से याद रखना, नंदगांव पड़ा, क्या पड़ा? नांदगांव। नांदगांव। अब बैरागी, वैष्णवी बैरागी वंश के बारे में पकड़ रहे हो तो यहीं पर 3 पर्सनालिटी के नाम भी याद कर लेना। एक पर्सनालिटी पकड़ना महंत घासीदास, महंत घासीदास। दूसरा पर्सनालिटी पकड़ना महंत सर्वेश्वर दास, सर्वेश्वर दास। और तीसरा पर्सनालिटी पकड़ना है महंत दिग्विजय सिंह, दिग्विजय। ओके, दिग्विजय। आगे इस पर बात करेंगे। 1 2 3
ये तीनों नांदगांव के राजा हैं, बैरागी वंश के राजा हैं, महंत घासीदास, महंत सर्वेश्वर दास, महंत दिग्विजय। नांदगांव एक छोटा सा ग्राम था, गांव था एक, समझो। छत्तीसगढ़ में 1000 से 1741, लगभग 750 वर्ष, 741 ईयर, 1000 एडी से 1741 एडी, ये छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन है, कलचुरियों का शासन है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन यहां था। कलचुरी के बाद छत्तीसगढ़ में 1741 से लेकर 1757 ये मराठाओं का शासन है। मराठों के अधीन, अंडर द मराठा, मराठों के अधीन कौन रहेंगे? कलचुरी। इतिहास का बेस बन रहा है यहां से। और 1757 में 1787 तक ये बिंबाजी शासन करेगा, बिंबाजी भोसला। मराठों का शासन है यहां। पॉइंट पकड़ा रहा है क्या बोल रहा हूं? छत्तीसगढ़ में 1000 से 1741 तक कलचुरियों का शासन रहा। 1000 से 1741 तक कलचुरी रहे, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से शासन किए। छत्तीसगढ़ में कलचुरी थे, अपना जो भी काम करना था कलचुरी निर्णय ले रहे। फिर मराठा आ गए। तो जब मराठा आए 1741 में, तो पहले कलचुरी को डायरेक्ट आपका छोड़े नहीं, कलचुरी लोग ही शासन कर रहे थे, पर मराठा नागपुर के अधीन हो गए। ओके, 1757 से 1787 ये बिंबाजी का शासन है। अब ध्यान से देखना बेटा, पॉइंट टू पॉइंट। 1757 1787 बोला बिंबाजी। एक्चुअल में मैं आपको पिक्चर दिखाया, तो मैं बताया आपको पिक्चर में कि ऊपर में आपका खैरागढ़ है, खैरागढ़, और खैरागढ़ से नीचे आ रहे हो तो पकड़ रहे हो नांदगांव, दिख रहा है। और यहां है आपका डोंगरगढ़, ठीक है। तो खैरागढ़, नांदगांव और डोंगरगढ़ को मराठा लोग जब थे, तो मराठा के समय में इसको जमींदारी नियुक्त किया गया था। तो उसी समय मराठों के समय में जब 57 से 87 जब शासनकाल चल रहा है, तो नांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़ ऐसे कई जमींदारी क्षेत्र नियुक्त किए गए थे, जिस समय नांदगांव को जमींदार घोषित किया गया था, जमींदारी क्षेत्र घोषित किया। नांदगांव एक जमींदारी था, एक गांव था, गांव से फिर क्या बना? जमींदारी। किसके समय में बोल रहा हूं? मराठा के समय। तो नांदगांव जमींदारी था, खैरागढ़ जमींदारी था, डोंगरगढ़ जमींदारी था। तो इसी समय में मराठों के क्षेत्र में एक लांजी है, लांजी नामक क्षेत्र है, लांजी, लांजी। इसी लांजी पर खैरागढ़ जोश में अटैक कर देता है। ये छत्तीसगढ़ का ऐसा जमींदारी क्षेत्र होगा जो सबसे ज्यादा टैक्स देगा, इसके बारे में इतिहास पढ़ेंगे। और इसका गलती क्या है? लांजी पर अटैक करना। एकदम प्यार से तुमको हिस्ट्री खोल कर दे रहा हूं ना मैं, और इतना डीप में तुम पुस्तक छानोगे तो नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा फोकस कर लेना। फिर ऊपर से वीडियो भी दे दे रहा हूं। खैरागढ़ एक ऐसा जमींदारी, रियासत नहीं बोल रहा हूं, रियासत बाद में बनेगा, पहले बोल रहा हूं जमींदारी। जमींदारी था जिसको हमेशा चूल मचा ही रहता था, कुछ ना कुछ करना ही है। तो जब मराठा जमींदारी नियुक्त किए थे, तो इन लोग को क्या करते थे बेटा? जमीन देते थे, जमीन पर ये उगाई करते थे, उसका टैक्स देते थे। तो ये मराठों के खिलाफ बगावत कर रहा है। और सोचो, मराठों का क्षेत्र है लौंजी, लौंजी पर अटैक कर दिया खैरागढ़। अब खैरागढ़ लौंजी पर अटैक किया, तो इन लोग छोड़ेंगे लग रहा है, मराठा है इन लोग। गया तो कूटने, कुटा के आ गया कौन? खैरागढ़। मनमाने कूटे ना इसको, खैरागढ़ को कूटे कूटे, साथ में सर्वाधिक टैक्स लगा दिए।
जा बेटा, तू जितना जमींदारी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, नागपुर के अधीन है हम लोग, तो तुमको सबसे ज्यादा जमींदारी, तुम्हारे जमींदारी क्षेत्र से टैक्स देना पड़ेगा, तुमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और दिया भी है ना, इतिहास में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब खैरागढ़ बार बार सोचे कि अब मेरे को मराठों को खुश करना है, भाई अब पहले दुखी कर दिया है, तो मराठों को कैसे भी करके खुश करूं, मराठों को खुश करना चाह रहा था। तो उसी समय मराठों का नजर डोंगरगढ़ में पड़ रहा था, डोंगरगढ़ को इन लोग प्राप्त करना चाह रहे थे, और इनको मतलब किसी से नहीं था, इनसे इनको मतलब था रेवेन्यू से, मतलब छत्तीसगढ़ का मनमाने यूज अगर कोई किया है तो मराठा किए। देखो तुम अपने इतिहास को पढ़ रहे हो, सोचो तुम्हारे बाहर वाले लोग, मराठा लोग आकर तुमको लूट कर गए, छत्तीसगढ़ को कोई लूटा है तो मराठा लोग लूटे, इनको कोई मतलब नहीं था, इनको रेवेन्यू था, तो जबरन का खैरागढ़ ना मराठों को खुश करने के लिए, जबरन का खैरागढ़ क्या करेगा, डोंगरगढ़ पर अटैक करेगा, इनको खुश करना है, इससे इसका कोई दुश्मनी नहीं है, जबरन का इनको खुश करने के लिए कि भाई मैं यहां अटैक किया हूं, तुमको ज्यादा टैक्स लाकर दूंगा, तो ये डोंगरगढ़ पर अटैक करेगा। खैरागढ़ जब डोंगरगढ़ पर अटैक करेगा ना, तो उसी समय में अपने साथ नांदगांव को शामिल करेगा। अब डोंगरगढ़ को खैरागढ़ अपने में शामिल कर लिया, क्लियर। पर जब लड़ने गया था तब किसको लेकर गया था, नांदगांव को, डोंगरगढ़ से टैक्स जाता था, खैरागढ़ से टैक्स जाता था, मराठा खुश थे। जब मराठा को पता चला कि खैरागढ़ डोंगरगढ़ को लेकर रखा है, तो डोंगरगढ़ को खैरागढ़ में शामिल कर दिया गया, ओके। पर जब मराठों को यह पता चला कि जब खैरागढ़ डोंगरगढ़ पर अटैक किया था, तो डोंगरगढ़ पर अटैक करने के समय खैरागढ़ अपने साथ नांदगांव को शामिल किया गया था, इसीलिए डोंगरगढ़ के दो हिस्से कर दिए गए, मराठों के द्वारा डोंगरगढ़ के दो हिस्से कर दिए, याद रखना, नांदगांव जमींदारी, ठीक है, नांदगांव जमींदारी, नांदगांव जमींदारी में डोंगरगढ़ जमींदारी को शामिल कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा नांदगांव जमींदारी किस अन्य जमींदारी को शामिल करके बनाया गया है, तो डोंगरगढ़, वहां ऑप्शन में डोंगरगांव भी लिखेगा, ऑप्शन में खैरागढ़ भी लिखेगा, तुमको याद रखना है किसको लिया गया, डोंगरगढ़। पहला क्वेश्चन यहां से ये निकल रहा है, इसी एक ही क्वेश्चन के लिए मैं इतना लंबा कहानी बताया। राजनांदगांव को, नांदगांव जमींदारी याद रखना डोंगरगढ़ जमींदारी को शामिल करने के बाद बना है। अब यहां 87 तक ये लोग चले हैं आगे। अब 1818 के बाद छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश आएंगे, ओके, बात समझ पा रहे हैं। ब्रिटिश जब आएंगे, पहले इसको लिखिए तो फटाफट फटाफट थोड़ा सा की पॉइंट बना के लिखिए। एकदम प्यार से ना एक एक पॉइंट को समझ जाओ बेटा, है ना, तुम्हारे को जीवन भर से संघर्ष करना नहीं पड़ेगा, और मैं हर एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ दे रहा हूँ। नांदगांव याद रखना बेटा डोंगरगढ़ जमींदारी को लेकर बना है, नांदगांव जमींदारी के साथ कौन सी जमींदारी शामिल थी बोलेगा तो डोंगरगढ़ जमींदारी बोल रहा हूँ, रियासत नहीं बोल रहा हूँ। नांदगांव के साथ डोंगरगढ़ जमींदारी शामिल थी, ओके, क्लियर, ठीक। अब देखिए, अब अंग्रेज आए, अंग्रेज आए तो अंग्रेज आए तो 1865 की बात है। 1865 में नांदगांव, नांदगांव को रियासत घोषित किया गया। अंग्रेजों के समय में यह प्रिंसली स्टेट बना, रियासत बना।
अंग्रेजों के समय में नांदगांव 1865 में प्रिंसली स्टेट बना। ओके, याद रखना, इसके राजा घोषित हुए महंत घासीदास, बताया हूं ना। तो महंत घासीदास ये राजनांदगांव के फाउंडर हैं। ओके, महंत घासीदास को याद रखना, जब रियासत बना तब महंत घासीदास राजा कौन थे, तत्कालीन राजा कौन थे, महंत घासीदास। 1865 में अंग्रेजों के समय में नांदगांव को रियासत घोषित किया गया। क्लियर है। अब महंत घासीदास को लगा कि नांदगांव को नगर के रूप में डेवलप करना है। ठीक है, नगर के रूप में, किसके रूप में, नगर के रूप में। तो नगर के रूप में डेवलप करना 1879 की बात है। किसकी बात कर रहा हूं, 1879। 1865 में रियासत बना, 1869 बोलो। क्लियर हो रहा है। 1869 में नांदगांव को इन लोग नगर बनाना चाह रहे हैं। तो नगर बनाने के लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। अब मजदूर कहां से आएंगे, तो मजदूर तो है ही नहीं इनके पास। तो आसपास के गांव से, नांदगांव के आसपास के गांव से मनमाने किसान को लाया गया ना। किसान को उठा उठा कर लाना, ठीक है। और किसान को उठा कर लाना मतलब इनका किसानी कार्य प्रभावित होना है कि नहीं। किसान को उठा कर लाया गया तो इनका जो मुख्य कार्य था, मुख्य व्यवसाय जो था इनका, मुख्य कार्य ये कृषि था। अब जब किसान आएंगे और ये मजदूरी करने आ रहे हैं, किसान को लाया जा रहा है मजदूरी करने के लिए, तो इनका कृषि कार्य प्रभावित होगा, पहला कारण। दूसरा कारण, ये मजदूरी करेंगे, तो मजदूरी करेंगे तो इनको कोई काम का एवज पे कोई मुनाफा नहीं मिलना। भाई मजदूरी कर रहा है तो कम से कम मजदूरी, जो न्यूनतम मजदूरी दर है उतना तो देना ही आवश्यक है। भाई आप किसी को काम कराओगे, फ्री में काम कराओगे तो दिक्कत है, उसको बोलते हैं बेगारी। क्या बोलते हैं, बेगारी, फोर्स लेबर, फोर्स लेबर या बेगारी। ठीक। तो 1879 में नांदगांव को जब नगर के रूप में डेवलप करना चाह रहे थे महंत घासीदास, तो इसी समय में याद रखना, किसानों को जगह जगह से लाकर, उठा उठा के लाकर जबरदस्ती बलपूर्वक कार्य करवाया जा रहा था। बलपूर्वक कार्य कराना, समय सीमा से ज्यादा कार्य कराना, और आपका याद रखना कार्य के बदले में कोई मजदूरी दर नहीं देना। तो किसानों का कृषि कार्य तो प्रभावित हो रही है, और साथ साथ में कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है तो उनको कम से कम मजदूरी मिलता तो वो अपने जीवन चलाते। तो इधर मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। तो याद रखना बेटा, बेगारी, क्या बोला, बेगारी कृषि कृषक आंदोलन बोले या बेगारी मजदूर आंदोलन बोले, फोर्स लेबर मूवमेंट, ये राजनांदगांव में पहला, याद रखना, छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन बोला। छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन, छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन जिसको बेरोजगारी, सॉरी, बेगारी कृषक आंदोलन, इट इज द फर्स्ट मूवमेंट। पहली बार अंग्रेजों के समय में आंदोलन हो रहा है, तो पहला किसान आंदोलन बोल रहा हूं। फोर्स लेबर मूवमेंट बोलो या बेगारी कृषक आंदोलन बोलो, ताकि मजदूरों को ला लाकर जबरदस्ती बलपूर्वक कार्य करवाना, उनका कृषि कार्य भी प्रभावित होना और साथ ही साथ में मजदूरी भी प्रदान न करना। तो सब किसान क्या करेंगे, मिलकर बगावत करेंगे। इसी बगावत को करने वाला था सेवता ठाकुर, नाम को याद रखना। तो किसान आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, सेवता ठाकुर। सेवता ठाकुर के नेतृत्व में याद रखना बेगारी कृषक आंदोलन, छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन राजनांदगांव में हुआ 1879। अभी सिर्फ की पॉइंट पकड़ा रहा हूं। शुरू से कहानी देखो, 1000 से 1741 तक छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन। उस समय तक कोई लेन देन नहीं, कलचुरी के समय में सब बढ़िया चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। फिर मराठा आएंगे तो पहले मराठों के अधीन कलचुरी चलेंगे, फिर मराठा स्वतंत्र होंगे, मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। तो जब मराठा शासन करेंगे तो उस समय मराठा क्या करेंगे, जमींदारी नियुक्त करेंगे, सबको क्या करेंगे, जमींदार बनाएंगे। तुम जाओ अपने जमीन पे कमाओ खाओ कुछ भी करो, मेरे को टैक्स दे दो। तो नांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़ इस टाइप के सब रियासत बने, सॉरी जमींदार बने। तो जबरन का खुरापाती खैरागढ़, नहीं मैं तो उचकूंगा, जाकर जबरन लांजी में जाकर अटैक कर रहे हैं। तो खैरागढ़ को मनमाने कूटे ना। अब जो कुटा गया है, एक बार नजरों से गिर गया है मराठों के, अब मराठों के साथ रहना तो उन लोग को तो खुश करेगा जबरन। तो मराठों को इंप्रेस करने के उद्देश्य से जबरन जाकर खैरागढ़ में अटैक कर रहा है।
सॉरी, खैरागढ़ क्या कर रहा है, डोंगरगढ़ में अटैक कर रहा है। तो अटैक किया तो अपने साथ नांदगांव को ले गया, नांदगांव को शामिल किया, डोंगरगढ़ को क्या किया, अपने अधीन किया, और डोंगरगढ़ से क्या करता था, टैक्स वसूल कर दुगना टैक्स देता था खैरागढ़। खुश हो रहे थे मराठा। तो मराठों को जब पता चला तो डोंगरगढ़ को खैरागढ़ में शामिल करना चाह रहे। तो ये पता चला कि खैरागढ़ अकेले नहीं गया है, जबरन नहीं उचका है, लेकर गया किसको, नांदगांव। इसीलिए डोंगरगढ़ जमींदारी को नांदगांव में शामिल कर लिया। तो राजनांदगांव या नांदगांव जमींदारी जो था वो डोंगरगढ़ जमींदारी को मिलाकर बनाया गया था। फिर उसके बाद 1865 समय आया, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज क्या किए, जगह जगह जो जमींदारी क्षेत्र था उसको प्रिंसली स्टेट, रियासत घोषित की। तो राजा महाराजाओं का शासन हुआ, तो उस समय राजा बने महंत घासीदास 1865 में। 1865 में राजनांदगांव एक रियासत, एक प्रिंसली स्टेट बनाया गया, जिसके राजा महंत घासीदास हुए। क्लियर? इन्हीं के नाम पर रायपुर में म्यूजियम है, महंत घासीदास संग्रहालय, आगे बताऊंगा। तो राजनांदगांव के ये राजा है। ओके, राजनांदगांव के राजा महंत घासीदास हुए। अब इनको लगा कि रियासत बन चुका है, अब मैं इसको नगर के रूप में डेवलप करूंगा। तो 1879, 78, 79 का दौर है, पर डेट तुमको याद रखना है 79। 1879 में आसपास के गांव के, नांदगांव के आसपास के जितने भी गांव है, ग्राम है, गांव है, वहां के भैया मजदूर तो इनको मिलेंगे ही नहीं ना, मजदूर कहां से लाएंगे, उस समय मजदूर कहां से लाएंगे। तो हमारे किसानों को उठा उठा कर लाना और उनसे बलपूर्वक कार्य कराना, और कार्य के बदले में कोई भी आपका, याद रखना, बेरोजगारी, सॉरी, आपका मजदूरी दर नहीं देना। तो दर नहीं देंगे तो एक आदमी उठेगा, कौन है, सेवता ठाकुर, उठकर बोलेगा कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा, अन्याय हो रहा, हम आंदोलन करेंगे। कौन सा आंदोलन होगा, किसान, छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन। क्लियर? याद रहेगा। इसे ही राजनांदगांव का बेगारी आंदोलन कहते हैं, या बेगारी कृषक आंदोलन, या पहला किसान आंदोलन कहा जाता है। ओके, क्लियर? लिखो इसको। आराम से लिखिए बेटा। क्लियर? आगे बढ़े। सबको एक एक कड़ी को जोड़ दिया हूं ताकि आपको डेटा याद करने में दिक्कत ना हो। चले, ठीक, आगे देखो। अब 1879 में नगर की स्थापना हो गई। 1880, 1882, 27 नवंबर 1888। ओके, याद रखना डियर, ये नागपुर है, नागपुर से राजनांदगांव। ओके, रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव लाया गया, रेल लाइन बिछाएंगे, नागपुर से राजनांदगांव रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव। कब लाया गया प्रस्ताव, 1880 में। रेल लाइन बिछाना कार्य प्रारंभ हुआ। क्लियर? प्रारंभ। और 27 नवंबर 1888 का वो डेट है जिसमें छत्तीसगढ़ में पहली बार नागपुर से राजनांदगांव ट्रेन चली, ट्रेन चली।
तो छत्तीसगढ़ में पहली बार ट्रेन कब चली? 27 नवंबर 1888। कहां से कहां तक चली? नांदगांव से, नागपुर से नांदगांव। कार्य प्रारंभ कब हुआ? 1882। प्रस्ताव कब लाया गया था? ध्यान से देखते जाना। 1888 में ट्रेन चल गया, 1888 में ट्रेन चल गया। 1892 में, 4 साल के बाद, याद रखना, नागपुर साइड से, मराठो साइड से। ठीक है, डिटेल हिस्ट्री में लूंगा, अभी बस की पॉइंट पकड़ा रहा हूं। राजनांदगांव बता रहा हूं तो ये डिटेल बता रहा हूं। 1892 में छत्तीसगढ़ में पहली बार उद्योग लग जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग 1892 में छत्तीसगढ़ का पहला। जब भाई ट्रेन चलेगा, ट्रेन चलेगा मतलब रॉ मटेरियल आएगा, और रॉ मटेरियल आएगा तो 1892 में उद्योग लग जाएगा। याद रखना, सीपी मिल्स। क्या बोल रहा हूं? सीपी मिल्स। सीपी मिल्स की स्थापना 1892। इसी का नाम परिवर्तित करके आगे चलकर, याद रखना, बंगाल नागपुर कॉटन मिल रखा गया, बीएनसी मिल। सारा डिटेल मैं हिस्ट्री में दूंगा, अभी बस की पॉइंट है। पहला मैं बोला 1892 में उद्योग की स्थापना। छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग कौन सा है? सीपी मिल्स। सीपी मिल्स, क्या रखना, इसकी स्थापना कब हुआ? 1892। इसी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? बीएनसी, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ये सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत कॉटन मिल्स, मध्य प्रांत कॉटन मिल्स, सीपी मिल्स। ओके, इसी को बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स। आगे चलकर बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स। अब यहां क्या हो रहा था? उद्योग तो लगाया गया, पर उद्योग लगाया गया तो यहां मजदूर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए सुनहरा अवसर था, लोग खुश हो रहे थे। भाई अभी आपके यहाँ कोई प्लांट या इंडस्ट्री आ रहा है तो तुम खुश हो जा रहे हो, मेरा जमीन जा रहा है, मेरे को पैसा मिलेगा, मेरे को नौकरी मिलेगा, मेरे को रोजगार मिलेगा। पर अगर उसी नौकरी या रोजगार के एवज में आपका मनमाने शोषण होगा। वर्किंग आवर कितना होना चाहिए? 8 घंटा। वर्किंग आवर कितना होना चाहिए? 8 घंटा। अब 8 घंटे के बजाय आपसे 12-13 घंटा काम लिया जा रहा है। ठीक। दूसरा, आपको फंडामेंटल फैसिलिटी मिलनी जो चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, फंडामेंटल फैसिलिटीज लाइक मूलभूत सुविधा जैसे हैं, जैसे दवाई पानी की सुविधा है ना, रहने की, खाने की, है ना, सारी सुविधा। ये सब कुछ नहीं देना। मान लीजिए कि इंडस्ट्री में किसी को कोई आघात पहुंच गया, कोई चोट पहुंच गया, कोई गिर गया, तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने की सुविधा नहीं, तो ये तो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। और इसे एक लंबे समय से चल रहा था। जैसे छत्तीसगढ़ में गांधी जी, सॉरी, भारत में गांधी जी का आगमन 1915 में हुआ। ओके, वैसे ही याद रखना 1900, देखो 1892 में आपका मिल लगा है, एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले 1880 में ट्रेन चला, सॉरी, ट्रेन का प्रस्ताव आया, रेल लाइन बिछाएंगे, जैसी रेल लाइन बिछाएंगे ट्रेन चलेगा। 82 से काम शुरू हुआ, 27 नवंबर 1888 में पहली बार ट्रेन चला दी। 1892 में 1892 में छत्तीसगढ़ में पहला उद्योग लगा दिए, सीपी मिल्स। बाद में नाम ट्रांसफर करके, याद रखना बेटा, बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, बीएनसी मिल्स कर दिया। तो बीएनसी मिल में अब मजदूर काम कर रहे हैं, तो मजदूर खुश थे पहले कि हमको रोजगार मिलेगा, हमको व्यवसाय मिलेगा। और देखो, पहले के लोग तो काम करना चाहते ही नहीं थे, आजकल कंपटीशन है, तो खुश है। तो भाई 8 घंटा वर्किंग आवर होता है। आज मैं किसी इंप्लॉय को यहाँ पर रोजगार दे रहा हूं तो 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहा हूं तो शायद मैं उसके साथ गलत कर रहा हूं। तो उनको 8 घंटे की जगह 12-13 घंटा काम कराना, शरीर तोड़ तक काम कराना, टूटने तक। साथ ही साथ उनको जितनी फैसिलिटी मेरे को देनी चाहिए, भत्ता, उचित भत्ता ना देना, और मूलभूत सुविधाएं प्रदान मत करना, जैसे हॉस्पिटल की फैसिलिटी, जैसे आपका कैंटीन की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी नहीं देना। मान लीजिए किसी को उद्योग के अंतर्गत कोई आपका क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको उसका हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी नहीं मिली, और एक लंबे समय से 92 से चला आ रहा है। तो जैसे भारत में वकालत करके महात्मा गांधी लौटे थे 1915 में, वैसे राजनांदगांव में एक पर्सनालिटी याद रखना, ठाकुर प्यारेलाल, 1915 में आए वकालत करके, बैरिस्टर थे। भारत से बाहर वो वकालत किए और वकालत करके आए। तो अब इनको अगर कोई बोल नहीं रहा है, ये अपनी दुनिया में मस्त है, इधर बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स में अपना पूरा पिक्चर चल रहा है। अब ये कहीं गए होंगे चाय वाय पीने, समोसा वगैरह खाने, कहीं कैंटीन वगैरह में बैठे होंगे,
पान वन खा रहे होंगे। तो उसी दौरान ये लोगों की बात सुन रहे हैं। बंगाल नागपुर कॉटन मिल में कार्य करने वाले मजदूर जो है, इनकी बातों को सुन लिए, एक बार सुने, दो बार सुने, ऐसा कंटिन्यू सुन रहे हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमको ये फैसिलिटी मिल नहीं रहा है, हमसे जबरन का 12 से 13 घंटा काम लिया जा रहा है। तो उनके बातों को सुनकर इन्फ्लुएंस होकर ठाकुर प्यारेलाल सिंह बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स के मजदूरों को सुझाव देंगे, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो जाकर प्रबंधन समिति को जाकर तुम शिकायत करो। तुम यहां बात करोगे तो क्या होगा भाई? जैसे तुमको कोचिंग की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है तो तुम ऑफिस में जाकर बात करोगे, सीधी बात, पैसा पटाया हूं, मेरा काम नहीं हो रहा है। तो प्रबंधन समिति से, मैनेजमेंट जो इन लोग का कमिटी था, उससे जाकर बात करने की बात हुई। तो मजदूरों का रिप्लाई आ रहा है कि हम लोग बोलेंगे तो हमारा नौकरी खतरे में आ सकता है। तो प्यारेलाल सिंह ने, ठाकुर प्यारेलाल ने सुझाव दिया कि कहा कि तुम एक जन बोलोगे तो तुम्हारी बात को तो कोई सुनेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात। अगर तुम समूह बनाओ, संगठन बनाओ, संगठन बनाकर अगर तुम अपना बात रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट समिति सुनेगी, प्रबंधन समिति सुनेगी। तो उसी समय मजदूर बोल दिए, आप ही तो पढ़े लिखे हो, आप तो बरिस्टर हो, आप तो वकालत करके आओ, आपको तो ज्ञान है, तो संगठन हम बनाएंगे, नेतृत्व आप कर लेना, लीडरशिप आप कर लेना। तो इसीलिए याद रखना, मजदूरों के सुझाव पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने संगठन बनाया, मजदूरों का संगठन बनाया, प्रबंधन समिति के सामने में अपनी आवश्यकताओं को, अपने नीड्स को रखा। प्रबंधन समिति ने एक सिरे से ठुकरा दिया। तो 1920 तक पहुंच गई है। क्या 1920? 15 में आए हैं, एक आध साल के बाद ये सुने हैं, और सुनते समय संगठन बनाते बनाते ये 1920 तक पहुंच गए। 1920 में इन लोग आंदोलन कर देंगे, छत्तीसगढ़ का पहला मजदूर आंदोलन 1920 में राजनांदगांव में बीएनसी मिल में, जो कि सफल रहेगा। अंग्रेजों के समय में कोई आदमी बाहर से पढ़ कर आकर हमारे छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर, पहली बार छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन हुआ, वो भी सक्सेस हुआ ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में। क्लियर हुआ? बीएनसी मिल्स की स्थापना 1915 में, प्यारेलाल का आगमन, ठाकुर प्यारेलाल का आगमन, राजनांदगांव की पर्सनालिटी है, राजनांदगांव कभी इनके, है ना, योगदान को भूल नहीं सकता ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और 1920 में छत्तीसगढ़ में पहला मजदूर आंदोलन, पहला मजदूर आंदोलन, पहला मजदूर आंदोलन कौन है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में, जो कि कैसा रहा? सफल रहा। क्लियर हुआ? छत्तीसगढ़ में पहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ? राजनांदगांव 1879। छत्तीसगढ़ में पहली बार ट्रेन कहाँ चली? राजनांदगांव 27 नवंबर 1888। छत्तीसगढ़ में पहली बार मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ? तो राजनांदगांव। किसके नेतृत्व में हुआ? ठाकुर प्यारेलाल। कब हुआ? 1920। क्लियर हुआ? अब यहीं से जोड़ देना, एक तो याद रखना बेटा, एक पॉइंट, किसान आंदोलन हुआ तो किसान शॉपिंग मॉल, किसान शॉपिंग मॉल, छत्तीसगढ़ का पहला किसान शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल कहाँ है? तो राजनांदगांव। पहले इतना को लिखो, फिर आगे और लिखवा रहा हूं। छत्तीसगढ़ का पहला किसान शॉपिंग मॉल, इसीलिए ना अभी छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे थे तुम लोग, बीच में जो पढ़ रहे थे, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आया था, तो चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि आप मैपिंग पढ़े नहीं। मैपिंग में जब जो पृष्ठभूमि बनता है, जो बनता है की पॉइंट, वो पढ़ोगे नहीं तो कहां से होगा? लिखते जाओ राजनांदगांव के बारे में। यहाँ बैरागी राजवंश का शासन था, बैरागी राजवंश, बैरागी डायनेस्टी, जिसमें पहला पर्सनालिटी का नाम लिखो महंत घासीदास। जल्दी जल्दी लिखना ना भाई, लिखवाऊंगा खाऊंगा नहीं, तुम लोग को लिखवा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सुविधा के लिए।
इतना समय थोड़ी रहता है कि लिख पाए हम। महंत घासीदास, ठीक है। 1865 में रियासत बना राजनांदगांव। राजा कौन थे? महंत घासीदास। इन्हीं के नाम पर रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय, म्यूजियम है, म्यूजियम, म्यूजियम है, याद रखना, महंत घासीदास संग्रहालय 1875। दूसरा मैं बोला आपको महंत सर्वेश्वर दास, नाम पकड़ना है, बोला हूं महंत सर्वेश्वर दास। महंत सर्वेश्वर दास के नाम पर ही रायपुर में सर्वेश्वर दास पुस्तकालय, दो ठो राजा के नाम पर दो चीज बोला, एक संग्रहालय है, एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी है, एक म्यूजियम है। ओके। राजनांदगांव में दिग्विजय दास के नाम पर, दिग्विजय दास, अगला पॉइंट। दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव, दिग्विजय स्टेडियम, दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव। ओके। 1909 में, ठीक है, 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम पर, अच्छा उसको छोड़ दो, रहने दो, ठीक है। या लिखोगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय। कुल 3 मजदूर आंदोलन है, लिख लो। खाली की पॉइंट को याद रखना ना अभी, क्योंकि स्टोरी को पूरा हिस्ट्री में बताऊंगा। 1920, 1924, 1937, 3 बार मजदूर आंदोलन होगा। मजदूर आंदोलन बोल रहा हूं, किसान आंदोलन नहीं। किसान आंदोलन अलग है, मजदूर आंदोलन अलग है। किसान से मजदूरी के जैसे काम करवाया गया, इसलिए वो किसान लोग आंदोलन किए तो किसान आंदोलन। यहाँ मजदूर थे, वो लेबर थे, काम कर रहे थे, बीएनसी मिल में काम कर रहे थे, इसलिए मजदूर आंदोलन। 20, 24, 37 3 बार होगा। तीनों का नेतृत्व करता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। वो हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, जिसका बेस यहाँ बना दिया हूं। ओके। छत्तीसगढ़ या प्रदेश का, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव, 2010। किसान शॉपिंग मॉल। तो बेटा देखो, इतिहास को लोग पढ़ते हैं, इसीलिए इतिहास के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्यों छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में ही क्यों खोला गया? क्योंकि किसानों की स्टोरी जो, जब भी किसान आंदोलन अगर पूरे भारत में होगा तो छत्तीसगढ़ में आवाज उठेगी तो राजनांदगांव से। जैसे क्या एक डकैत करके कुछ है ना, एक कोई आपका किसान नेता है ना, रहमान डकैत नहीं बोल रहा हूँ भाई, है ना, धुरंधर, ठीक है, कोई आता है तो देखना राजनांदगांव जरूर जाता है। जब भी किसान आंदोलन, जैसे इससे पहले पूर्व सरकार मोदी के समय में, अब पिछले बार किसान आंदोलन चल रहा था ना पूरे भारत में, तो उस समय आवाज उठाई गई थी। चलिए इस पर बाद में बात करें, आगे लिखिए। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का पहला हॉकी स्टेडियम, छत्तीसगढ़ का पहला हॉकी स्टेडियम हो गया। छत्तीसगढ़ का पहला हॉकी स्टेडियम। लिखिए यहाँ माता पाताल भैरवी का मंदिर है, पाताल भैरवी का मंदिर। चलिए देखिएगा, ये राजनांदगांव, राजनांदगांव, ये डोंगरगढ़, क्या है? डोंगरगढ़। अभी लिखना नहीं बेटा, पूरा फोकस करना बोर्ड में। 90% तो मैं लिख ही देता हूँ। देखिए डोंगरगढ़ को,
डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, राजनांदगांव एक तहसील है, राजनांदगांव का तहसील है। क्लियर? राजनांदगांव का एक तहसील है बेटा, जो कि मुंबई हावड़ा रेलवे मार्ग पर है, मुंबई हावड़ा रेलवे मार्ग पर है। अगला पॉइंट, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित है। मुंबई से हावड़ा जा रहे हो, हावड़ा से मुंबई जा रहे हो तो डोंगरगढ़ आएगा कोई भी आदमी, तो ये बताना जरूरी है, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर है। क्लियर? डोंगरगढ़ जो है इसे राजा वीर सिंह की नगरी कहते हैं, राजा वीर से, राजा वीर सेन की नगरी, राजा वीर सेन की नगरी कहा जाता है डोंगरगढ़ को। डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में तहसील है, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर है, राजा वीर सेन की नगरी कहते हैं। राजा वीर सेन के द्वारा ही इसी डोंगरगढ़ में 1600 फीट ऊपर ऊंचाई पर, लगभग 490 मीटर ऊंचाई पर माता महेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया था। माता महेश्वरी देवी का मंदिर, माता महेश्वरी देवी का मंदिर बनवाने वाला राजा वीर सेन, राजा वीर सेन की नगरी है, माता महेश्वरी देवी का मंदिर है। इसी को माता पार्वती का मंदिर भी कहते हैं, माता पार्वती का मंदिर भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में इसे बमलेश्वरी माता का मंदिर कहते हैं, बमलेश्वरी माता का मंदिर, बमलेश्वरी माता या छत्तीसगढ़िया लोग इसको बमलाई दाई का मंदिर कहते हैं। ओके, बमलाई दाई का मंदिर है, यहाँ बमलाई दाई का मंदिर है। याद रखना, जिला राजनांदगांव तहसील है, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर राजा वीर सेन की नगरी है। राजा वीर सेन के द्वारा ही यहाँ माता महेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया गया था, जो कि माता पार्वती को समर्पित मंदिर है। बमलेश्वरी माता कहते हैं, या बमलाई दाई के नाम से जाना जाता है। क्लियर? हिंदुओं का तीर्थ स्थान है ये, हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, हिंदुओं का तीर्थ स्थान है बेटा। हिंदुओं का तीर्थ स्थान होने के साथ साथ ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी जुड़ता है। बौद्ध धर्म का और जैन धर्म दोनों का तीर्थ स्थान भी माना जाता है। तो बौद्ध धर्म से जुड़ेगा अगर, बौद्ध धर्म से जुड़ेगा अगर, तो याद रखना बौद्ध धर्म में यहाँ प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है बेटा, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, जहां पर भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, विशाल प्रतिमा। और प्रत्येक वर्ष याद रखना, एवरी 6 फरवरी को, हर साल 6 फरवरी को यहाँ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बौद्ध समिति का सम्मेलन, याद रखना, समिति का आयोजन किया जाता है। आई कम वंस अगेन, ये हिंदुओं का तीर्थ स्थान तो है ही, हिंदुओं के साथ साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थान है। बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान यहाँ प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ता है। इसी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी के दिन इंटरनेशनल बौद्ध समिति का आयोजन किया जाता है। क्लियर हुआ? याद रहेगा। जैन धर्म इसी डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी की पहाड़ी है, चंद्रगिरी की पहाड़ी है, चंद्रगिरी की पहाड़ी है, जो कि जैन धर्म से जुड़ता है। राजस्थान से 40 लाख टन, 40 लाख टन पत्थर लाकर, राजस्थान से, कहां से बोल रहा हूं, राजस्थान से 40 लाख पत्थर, 40 लाख टन पत्थर लाकर यहाँ दिगंबर का जैन मंदिर बनाया जा रहा है, दिगंबर जैन मंदिर यहाँ स्टेब्लिश किया जा रहा है। याद रखना, जैन धर्म का भी तीर्थ स्थान है। याद रखना, जैन गुरु हुए विद्यासागर, अभी अभी जिनका निधन, मतलब जो समाधि को प्राप्त किए, जो शांत हो गए। विद्यासागर कहां से जुड़े थे? तो चंद्रगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी, डोंगरगढ़। ओके, इसी मंदिर पर हिंदुओं का तीर्थ स्थान है बोला। यहीं पर पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र रोपवे की सुविधा है, रोपवे की सुविधा है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र रोपवे की सुविधा है। ओके, दूसरा याद रखना,
यहाँ करेला की पहाड़ी है, क्या बोला, करेला की पहाड़ी। यहाँ करेला की पहाड़ी है जहां पर भवानी माता का मंदिर है, भवानी माता का मंदिर है, भवानी माता का मंदिर है, जिसे करेला भवानी मंदिर कहते हैं, करेला भवानी मंदिर कहते हैं। करेला भवानी मंदिर कहाँ है, तो याद रखना डोंगरगढ़ में है। कहाँ है, डोंगर, बमलेश्वरी के साथ साथ एक याद रखना करेला भवानी का मंदिर। ओके, इसी डोंगरगढ़ की पहाड़ी में गुलाबी, गुलाबी, क्या बोला, गुलाबी, गुलाबी ग्रेफाइट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो डोंगरगढ़। याद रखना बेटा, लामटा की पहाड़ी है, आगे लिखवाऊंगा तब बताऊंगा, उसमें गुलाबी ग्रेफाइट पाया जाता है। ओके, डोंगरगढ़ जो है, अभी जैसे कि माननीय ओपी चौधरी जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, ओके, इनके द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, तो बजट में ज्ञान को लेकर आए। ज्ञान का मतलब आ जाता है गरीबी, युवा, है ना, अन्न, और याद रखना बेटा महिलाएं, ज्ञान, ज्ञान, ओके, महिलाएं, किस किस चीज को फोकस किए, गरीबी को, युवा को, अन्न को और महिला, इन्हीं से उनको वोट मिला, ऐसा वो सोचते। ठीक है, तो ये फोकस कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले याद रखना, बजट प्रस्तुत किए तो देखो ये सब चीज को डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के पूरे पर्यटन क्षेत्र में सबसे प्रमुख केंद्र बनता है मंदिर। तो छत्तीसगढ़ में दो परियोजना लेकर आए। एक तो याद रखना बेटा छत्तीसगढ़ सिद्ध शक्ति परियोजना, छत्तीसगढ़ सिद्ध शक्तिपीठ, सिद्ध शक्तिपीठ परियोजना। तो छत्तीसगढ़ में सिद्ध शक्तिपीठ परियोजना में 5 मंदिरों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे पास जो है पर हमारा नहीं है, वो तो चले गया शक्ति जिला में, चंदरपुर, चंदरपुर शामिल है। दूसरा भी मैं बता रहा हूं डोंगरगढ़, क्या बता रहा हूं, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर सिद्ध शक्तिपीठ योजना में शामिल है, सिद्ध शक्तिपीठ परियोजना में शामिल है। तो यहां पर टूरिज्म को बढ़ाने के उद्देश्य से इस मंदिर को और डेवलप किया जा रहा है। सिद्ध शक्तिपीठ परियोजना में शामिल है, इसको प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रसाद योजना चलाई जा रही है उसमें भी शामिल किया गया है। याद रखना बेटा, यहां पर छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सोलर प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है, सोलर प्लांट। ओके, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सोलर प्लांट कहां स्टैब्लिश किया जा रहा है, डोंगरगढ़ में। क्लियर हो रहा है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सोलर प्लांट डोंगरगढ़ में स्टैब्लिश किया जा रहा है। क्लियर हो रहा है क्या, याद रहेगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक, वेरी गुड, ये आपका डोंगरगढ़ है बेटा। ठीक है, लिखिए इसको फटाफट। मुंबई, कलकत्ता से मुंबई जाओगे तो हमारे छत्तीसगढ़ पड़ेगा, उधर जाओगे रायगढ़ से उधर जाओगे उड़ीसा रोड में तो वो हावड़ा है, इधर बिलासपुर रोड में जाओगे तो वो आपका पुणे मुंबई है। ओके, ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो ये बताना जरूरी है, क्यों, क्योंकि देखो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है डोंगरगढ़, केवल छत्तीसगढ़ में इसकी मान्यता नहीं है। जैसे अभी मैं हाल फिलहाल में डोंगरगढ़ गया था तो वहां पर हमको एमपी के 3 फ्रेंड मिल गए, मतलब 3 लड़के मिले जो मध्य प्रदेश से आए हुए थे। तो मध्य प्रदेश वाले भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र वाले भी आ रहे हैं, और जैसे मान लीजिए कोई, जैसे हम लोग जैसे जाते हैं बाहर, है ना, जैसे हम लोग जाते हैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए, तो जो मान्यता माता वैष्णो का है, जैसे अब मैहर जाते हैं जबलपुर के पास आगे, है ना, तो हम लोग जाते हैं छत्तीसगढ़ वाले, तो वो पूरा इंटरनेशनल टूरिज्म का केंद्र है। वैसे हमारा डोंगरगढ़ इंटरनेशनल टूरिज्म का केंद्र है, बाहर से
भारत के बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। माता की इतनी मान्यता है, पहाड़ में है, 1600 फीट की ऊंचाई पर है, तो ये एक टूरिज्म का केंद्र है बेटा। समझ में आ रहा है? जैसे मैहर वाली माता जाते हैं लोग दर्शन करने, वैसे यहाँ हमारे डोंगरगढ़ भी आते हैं। इसीलिए बताना जरूरी है कि मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर है, क्योंकि मेंस में सब पॉइंट को आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके। राजा वीरसेन के द्वारा स्टेब्लिश मंदिर है बेटा ये। महेश्वरी देवी माता पार्वती को समर्पित मंदिर है। क्लियर? हाँ। देखिए राजनांदगांव में एक आध दो पॉइंट और लिखने का अगर जगह है तो लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश का छठवां हुआ नया पुलिस रेंज, छत्तीसगढ़ का छठवां एवं नया पुलिस रेंज। साथ ही साथ यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है राजनांदगांव में। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जैसे मान लीजिए आप कांस्टेबल बनते हैं, है ना, एसआई बनते हैं, मैं बोला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं बोल रहा हूँ, डीएसपी वगैरह बनेंगे तो फिर आप लोग जाएंगे निमोरा चंद्रखुरी वाला पूरा बेल्ट बताया हूँ, चंद्रखुरी आईएएस सॉरी डीएस डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार ये सब बनेंगे। और निमोरा में पुलिस प्रशासनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये मैं बोला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। जैसे ठोला बन गए, मतलब आपका कांस्टेबल, कांस्टेबल बन गया, एसआई बन गया, तो कहाँ ट्रेनिंग होगा? राजनांदगांव। ओके, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। यहीं पर लिखो त्रिवेणी संग्रहालय है, त्रिवेणी संग्रहालय, त्रिवेणी संग्रहालय है बेटा, जिसमें तीन पर्सनालिटी के नाम, एक तो ठाकुर प्यारेलाल सी को याद कर लिए, अब इतिहास में नाम काम आएगा इसलिए अभी से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखिए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। दूसरा लिखेंगे पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र। तीसरा लिखेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध। ये सब काम आएगा बेटा, हिस्ट्री का मैं बेस बना रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ोगे और मजा आएगा, पर आपको जानकारी रहनी चाहिए। क्लियर? गजानन माधव मुक्ति बोध, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ओके डियर? क्लियर? ठीक। डोंगरगढ़ लिख लिए? डोंगरगढ़ में दो बार मेला लगाओगे, कुंवार का मेला और चैत्र नवरात्रि का मेला। यहाँ रोपवे दुर्घटना हुआ था 2016 में। क्लियर? रोपवे टूट गया था 2016 में। ठीक, रोपवे दुर्घटना 2016 में यहाँ हुआ था, तो रोपवे के टूटने से दुर्घटना हुई थी बेटा 2016 में। डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामावतीपुरी, प्राचीन नाम कामावतीपुरी। ओके। क्लियर है डियर? चलिए आगे बढ़े। गुलाबी ग्रेफाइट बोला हूं, लामटी की पहाड़ी, लामटी डोंगरी बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र गुलाबी ग्रेफाइट एकमात्र जगह मिलता है डोंगरगढ़, इसलिए बार बार एग्जाम में पूछता है छत्तीसगढ़ में गुलाबी ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? लामटी डोंगरी, या फिर नहीं दिया रहेगा तो डोंगरगढ़। ओके, लामटी डोंगरी, डोंगरी का अर्थ होता है छोटा पर्वत, छोटा पहाड़। ओके, ठीक। चंद्रगिरी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी सब याद हो गया ना?
देखो इधर, खत्म कर देंगे 5-10 मिनट में। ये इंदवानी है। क्या है? इंदवानी। देखो ना, लिखना बाद में जी। ये इंदवानी है, जबकि ये है पवनतला विजयतला। पवनतला विजयतला। ये है महरूम खुर्द। ये है खैर झीटी। क्या बोला? खैर झीटी। पवनतला विजयतला, महरूम खुर्द, खैर झीटी, इंदवानी, टेडेसरा, बोरई। याद आ रहा है? बोरई बोरई इधर दुर्ग में। तो देखो याद कैसे रहेगा। अंजोरा से आगे भागे थे तो पकड़े थे बोरई। याद आ रहा है ना जी? यहाँ फूड पार्क बताया हूँ, बताया हूँ ना? तो यहाँ फूड पार्क, यहाँ भी फूड पार्क, दोनों एक साथ है, लाइन से याद रखना। यहाँ फूड पार्क, पर यहाँ फूड प्रोसेसिंग पार्क। देखो ध्यान से, फूड पार्क क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग पार्क क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट क्या होता है, जहां पर फूड को प्रोसेस करके, है ना, जैसे कि मैं उदाहरण दिया टमाटर का, टमाटर केचप बनाना, फूड को प्रोसेस करके उस वहां पर कोल्ड कोल्ड आपका स्टोरेज की फैसिलिटी, वेयर हाउस की फैसिलिटी, ये सारी सुविधाएं वहां रहेंगी। फूड प्रोसेसिंग पार्क में ये सारी फैसिलिटी देंगे, पर फूड पार्क में आपका खाद्यान्न को आपका जमा करके कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो यहाँ फूड पार्क है, यहाँ फूड पार्क है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग पार्क है, तीनों लाइन से। ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना, याद रखना बेटा। पवनतला विजयतला एक साथ, राजनांदगांव का औद्योगिक क्षेत्र, दोनों एक साथ, पवनतला और विजयतला। जबकि महरूम खुद भी इंडस्ट्रियल एरिया है, दो ठो इंडस्ट्रियल एरिया है। खैर जीटी में प्लास्टिक के सामान बनते हैं, प्लास्टिक के डब्बे बनाए जाते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक पार्क कहाँ पूछेगा तो खैर जीटी। इंदवानी में फूड प्रोसेसिंग पार्क, टेडेसरा में फूड पार्क, बोरई में फूड पार्क, ओके। खैर जीटी में प्लास्टिक पार्क, प्लास्टिक पार्क, ओके। पवनतला विजयतला महरुम कुद, बोथ आर द इंडस्ट्रियल एरिया। लिखो इसको फटाफट। हो गया? ठीक। ठीक है। चिचोला टोल नाका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आरटीओ का ऑफिस है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। तो पहले क्या था बेटा, जीएसटी वगैरह नहीं था ना, तो लोग अपना पोस्टिंग यही चाहते थे। यहाँ से मनमाने पैसा, मनमाने पैसा, भाई इधर से कोई ट्रक आ रहा है, हम प्रवेश नहीं देंगे, सीधी सी बात। टोल नाका जानते हो, टोल नाका, बस वही है, चिचोला टोल नाका। ठीक। टप्पा में सोना मिलेगा, चिचोला में भी सोना मिलेगा, खनिज में सोना, क्लियर। पर चिचोला टोल नाका है, यहाँ दोनों जगह में आपका क्या मिलेगा तो सोना। मैं बताया हूं आपको, एक तो लामटा पहाड़ी में, लामटी पहाड़ी में याद रखना बेटा, लामटी डोंगरी में क्या मिलेगा, गुलाबी ग्रेफाइट। जैसे टेडेसरा क्रॉस करोगे शिवनाथ नदी आ जाएगा, शिवनाथ नदी क्रॉस के दुर्ग शुरू हो जाएगा। तो बाघ नदी और शिवनाथ नदी के बीच में बसा हुआ है राजनांदगांव, क्लियर। इसके आगे अपन लोग कल देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू। कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। डोंगरगढ़ का नाम कामावती पुरी था ना, उसको अपडेट करके